नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। छपरा शराब कांड पर बड़ा अपडेट सामने आया है। शराब कांड में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने हालांकि 30 मौत की पुष्टि की है। तो छपरा शराब कांड पर यह बड़ा अपडेट। अब तक 54 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन ने हालांकि 30 मौत की पुष्टि की है। बताते चले आपको, शराब कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। एसपी ने जांच के लिए एसआईटी की टीम बनाई है। जहरीली शराब के खिलाफ जांच अब तेज कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब कांड में मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने हालांकि 30 मौत की पुष्टि की है। शराब कांड की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। एसपी ने जांच की टीम बनाई है। जहरीली शराब के खिलाफ अब जांच की आंच को तेज कर दिया गया है। तो शराब कांड पर यह बड़ा अपडेट, 54 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि मरीजों की संख्या घटी है। पिछले 12 घंटे में मात्र एक मरीज की पुष्टि हुई है, लेकिन मौत का आंकड़ा यहां पर बढ़ता जा रहा है। 54 लोगों की जान, इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 54 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से 30 मौत की पुष्टि हुई है। जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। आपको बताते चले कि जहरीली शराब के खिलाफ जांच को तेज कर दिया गया है। एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, हालांकि राहत भरी खबर यह भी है कि पिछले 12 घंटे में मात्र एक मरीज की पुष्टि हुई है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मृतकों की संख्या 54 तक पहुंच गई है। कितने लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं? अस्पताल में तो अब महज 2-3 मरीज ही भर्ती है, लेकिन संख्या बिल्कुल मृतकों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि गाँव-गाँव से खबरें आने लगी है कि पिछले कुछ दिनों में कितने लोगों की मौत हुई है। ये एक गंभीर मामला है। लोग धीरे धीरे अब मुखर हो रहे हैं, लोग खुल करके आ रहे हैं। 53 लोगों का लिस्ट हमारे पास मौजूद है जिनकी मौत इस पूरे घटनाक्रम में हुई है। और अब जो है जांच जो है चल रही है। पुलिस जो है छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन सबसे अहम जो बात एक सामने आई है, थाने से स्ट्रीट गायब होना, उसमें भी बड़ी कार्रवाई अब की जा रही है। बिहार के सभी थानों की आज फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। जो शराब हमने खुलासा किया था कि शराब जो है थाने से गायब हुई है, तो उसका आज पूरे बिहार के सभी थानों में फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा होने की संभावना है, क्योंकि जब भी शराब कांड होता है तो उसमें चौकीदारों की भूमिका हमेशा संदिग्ध पाई जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो थाने के चौकीदार है वो कहीं ना कहीं शराब के धंधे में संलिप्त है, शराब माफिया को संरक्षण देते हैं, और जो जब्त करके शराब रखी जा रही है उसकी भी खरीद बिक्री हो रही है। इन तमाम पहलुओं की अब जांच शुरू कर दी गई। नए सिरे से इस बार जांच की जा रही है। या फिर मामला क्या है जी संतोष, जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से मशरक में स्पिरिट गायब हो जाती है, ड्रम के ढक्कन गायब हो जाते हैं, क्या पुलिस की ओर से कोई सफाई दी गई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, एसपी ने साफ तौर पर कहा है, हमने एसपी से सवाल किया था। एसपी ने कहा कि देखिए मामला अभी जांच के दायरे में है। कुछ मामले जरूर सामने आए, लेकिन जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा। और जो पुराने केसेस को खोजा गया है, तो ये मामले 8 साल 10 साल पुराने मामलों में जब्त करके रखा गया था। तो तमाम पुराने केसेस को खोजा गया है, उससे मिलान किया जा रहा है। जो सैंपल है स्पिरिट का, उसको जांच के लिए पटना भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। साथ ही फिजिकल कितना जब्त किया गया था, थाना में अभी कितना मौजूद है, मालखाने में कितना मौजूद है, इसका भी आज मिलान किया जाएगा। तो जब सब स्पष्ट चलेगा तभी कोई जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, कहीं ना कहीं पुलिस अब तक के दायरे में आ रही है। बिल्कुल, चलिए संतोष, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 50 पार कर चुकी है। सबसे ज्यादा मौत मशरक प्रखंड में हुई है। लोगों का ये मानना है कि इस मामले में के लिए जहां प्रशासन दोषी है, वहीं लोगों को भी खुद सोचना होगा कि शराबबंदी में शराब नहीं पिए। लोगों से बात की हमारे सहयोगी रवेश नारायण ने। सारण में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, और जो सरकार है वो कार्रवाई की बात कह रही है। कई लोगों को जो है एसआईटी गठित करने के बाद धरपकड़ भी कर रही है। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप पिएंगे तो मरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन है, पुलिस महकमा है, उसमें भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जो जनता है वो इसे कैसे देखती है, इसे कैसे सोचती है? लमसम 12 बजे के रात से मन जो घटना है वो चल रहा है। लमसम कई लाश तो बिना पोस्टमार्टम के लोग डर से जला दे रहा है। लोग घटना को कैसे देखते हैं? क्या मतलब लग रहा है कि क्या हो गया?
किसकी कमी है? इसमें देख रहे हैं प्रशासन की कमी है। अरे शराब आएगा बाहर से तो लोग पी रहे हैं। मतलब आप शराबबंदी है बाहर से आएगा तो आप पियेंगे? शराबबंदी कहाँ बताइए ना, कहाँ नहीं मिल रहा है? लागू है ना? लागू है तो लागू मान है आपका, लेकिन मिल तो रहा हर जगह। जिस तरह भगवान सब जगह दारू सब जगह है और घर घर में दारू है। लेकिन आदमी को भी चाहिए कि ऐसे शराबबंदी में देख रहे कितने लोग मर रहे हैं। तो पहले से आदत नीतीश कुमार लगाए हैं दारू पिलाने की, तो ठेका खुलवाए तो आदत वही लगाए हैं। खुद को भी जो है वो खुद से थोड़ा संयम रखना चाहिए। इसमें खुलेआम सरकार दोषी है, वही बिकवा रही है। ये जहाँ भी दारू सब पीकर मरे हैं लोग, सरकारें बिकवा रही है। पब्लिक का तो गलती है ही है, उसके बाद उससे भी ज्यादा प्रशासन है सरकार। सरकार आप बोलिएगा कि पिएगा तो मरेगा, लेकिन जो बेचेगा उसको नहीं पकड़िएगा। जौहर बेचेगा बेचना अलाउ है, लेकिन जो जौहर बेचेगा उसको नहीं पकड़िएगा। उनकी तरफ जा रहे हैं लोग। शराब की तरफ बहुत लोग जा रहे हैं, मतलब गलत तो कर रहे हैं। शराब पी कर शराब बंदी है, उसके बाद भी लोग शराब पी रहे हैं लोग। प्रशासन पूरा टाइट चाहिए, प्रशासन के हिसाब से चलना चाहिए। जो यहाँ पे 40 लोगों की मौत हुई है, पुलिस तो जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जब शराबबंदी है, जहरीली शराब होती है, तो क्यों आखिर पी रहे हैं? तो सब बाहर से आ रहा है तो लोग पिएगा ही, सब जो हर शराब आ रहा है। तो अब शराब आएगा तब शराब पियेंगे? हम लोग नहीं पीते हैं, जो पीता है उनके लिए तो खैर जरूरी है। शराब पी के मर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का हमको आपको भी तो सोचना होगा कि शराबबंदी में क्यों शराब पिए। अरे जो पहले से पी रहा है उसको माना करने में मान रहे हैं लोग, और नहीं बेचाएंगे लोग तो कहाँ से पियेंगे? आप ही बताइए। मालिक यहाँ का प्रशासन चाह देगा तो कोई दारू बेचेगा? तमाम जो लोग हैं इस बात को कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि जो जिम्मेदारी उसके कंधों पे है कि शराब को रोकने की, वो रोक नहीं पा रही है। लेकिन ये भी तय है जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब शराबबंदी है तो लोगों को इससे दूर भी रहना जरूरी है। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। थानों में जब्त शराब की जांच होगी, लैब में शराब के सैंपल की जांच की जाएगी। पूरे बिहार में जब्त शराब की जांच की जाएगी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्ट होगी शराब। जब्त स्पिरिट की चोरी के बाद अब प्रशासन महकमा एक्शन में दिख रहा है। मशरक थाने से जब्त शराब गायब हुई थी, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी। न्यूज 18 के सूत्रों से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये बड़ा असर जब हमने खबर दिखाई उसके बाद ये असर देखने को मिला है। थानों में जब्त शराब की जांच की जाएगी। इसके अलावा लैब में भी शराब के सैंपल की जांच होगी। पूरे बिहार में जब्त शराब की जांच होगी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शराब को नष्ट किया जाएगा। जब्त स्पिरिट की चोरी के बाद अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। और बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन और तीसरे दिन छपरा शराब कांड को लेकर सदन में खूब शोर मचा। शराब कांड में हुई मौत पर सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा हुआ। 5 दिवसीय सत्र के चौथे दिन भी आज सदन में हंगामे के आसार हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहले दिन तमाम मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं पर दूसरे और तीसरे दिन छपरा शराब कांड मामले को लेकर सदन में हंगामेदार गूंज रही और विपक्ष की ओर से नीतीश सरकार को यहां पर जमकर घेरा गया। आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन और आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी और जेडीयू के विलय की अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिसके बाद जेडीयू नेताओं ने मर्जर को सिर्फ सियासी हवाबाजी करार दिया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के ऐलान पर बीजेपी ने चुटकी भी ली है। मर्जर की बात तो वायुमंडल में है, हवा में है, बात चल रही है। ये बात तो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली जाकर सभी दल के नेताओं से बातचीत किए, मिले और मिलने के बाद 2024 का लक्ष्य निर्धारित हुआ कि भाजपा मुक्त भारत बनाना है। अभी नीतीश कुमार अपने माया जाल को फैलाए हैं, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा सहित अनेकों सांसद, विधायक, विधान पार्षद सहित जो इनके सामाजिक आधार वोट हैं, उनका बगावत देख करके ये विलय को प्लान स्थगित केवल किए हैं, ये खत्म नहीं किए हैं। आज
न कल तो विलय करना ही करना है। नहीं विलय करेंगे राजद में तो ये विलीन हो जाएंगे, इस बात को जानते हैं। इसलिए अभी बगावती तेवर को देखते हुए इन्होंने प्लान को स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। दिनों से ये बात फैलाई जा रही थी, अफवाह फैलाई जा रही थी, लोग कयास लगा रहे थे, हवा दी जा रही थी कि आरजेडी जेडीयू का विलय होगा। जो ये बातें फैलाई जा रही थी इसमें कोई दम नहीं था। ये बात तो कई बार कह चुके थे हम लोग, लेकिन लोग इसको हवा दे रहे थे। और बड़ी खबर दानापुर से, जहां पर मंटू शर्मा हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अपराधियों की पहचान के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। सीसीटीवी में कैद हुई थी अपराधियों की तस्वीर, उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। घर में घुसकर अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और घटना के तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। और पुलिस की कार्यशैली पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के बावजूद जिसमें अपराधियों का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है, घर में घुसकर हत्या की वारदात को यहां पर अपराधियों की ओर से अंजाम दिया गया था, उसके बावजूद भी हत्या के 3 दिन बीत चुके हैं और पुलिस ने अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। समस्तीपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद खूनी झड़प में तब्दील हो गया। घटना सदर अनुमंडल के लगुनिया रघुकंठ की है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। कुछ ही देर में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और गोलीबारी यहां पर की गई, जिसकी वजह से घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। खूनी झड़प में 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। अन्य घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना की पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। में अपना लड़ा झगड़ा हो रहा था जमीन विवाद के लिए, तो वही गया शांत करने के लिए उसको जो है सो कपार फाड़ दिया है, पूरा कपार पूरा फाड़ दिया है। और वो उनका चाचा पापा या छोड़ाने के लिए उनको भी गोली मार दिया और कहता है जो पुलिस को हम खरीदे हुए हैं, कौन क्या कर लेगा देख लेंगे। ये सब जो है बहुत, और जमीन विवाद है, बहुत जमीन हथियाया हुआ है। ज्यादा आदमी था, गोली बंदूक चला के। गोली किसको लगा? कितने लोग और जख्मी हैं? कुल मिला के 5 आदमी जख्मी। अच्छा, कहाँ का मामला और क्या हुआ? लगुनिया रघुकंठ का मामला है, जमीनी। अभी जस्ट अभी अस्पताल में सूचना मिली कि कुछ लोग जख्मी होकर आए हुए हैं, तो उसकी तहकीकात में हम लोग आए हैं। तो यहाँ के लोगों से जो स्पष्ट हो रहा है जो जख्मी अवस्था में है, उसमें जय किशन चौधरी और हरिनारायण चौधरी के बीच में जमीनी विवाद होने की बात बताई गई है। और उसी क्रम में दोनों पक्षों के बीच झंझट हुआ है, जिसमें जय किशन चौधरी, मणिकांत चौधरी और हरिनारायण चौधरी 2 पक्ष के जो हैं जख्मी हुए हैं। साथ में जो बचाने के क्रम में जो गए हैं पवनदेव ईश्वर और गोपाल ईश्वर, इनको भी चोटें आई हैं। और भोजपुर जिले का दियारा इलाका गुरुवार को एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आपसी वर्चस्व को लेकर 2 पक्ष आपस में यहां पर भिड़ गए। घटना बढ़हरा प्रखंड के पद्मिनिया गांव की है, जहां पर दियारा इलाके में खेतों में लगी फसल को लेकर 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ख्वासपुर ओपी सहित 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद गोलीबारी करने वाले मौके से फरार हो गए। पुलिस गोलीबारी करने वाले लोगों की तलाश में जुट गई है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। घटना भइल है जो हमनी के बनिहार लगा के तुरवाओ तनी। क्या तुरवा रहे थे? 6 में। अच्छा। विजय यादव और 4-5 आदमी अच्छा लेकर राइफल लिया के फायरिंग कऽ के हमनी के बनिहार के भगा दिला हन। कितना राउंड फायरिंग हुई है? 20 राउंड से ऊपर हुई फायरिंग। क्यों फायरिंग हुई है? फायरिंग की कहता है कि भागो 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 रंगदारी के लिए। हाँ। कौन कहाँ के हैं विजय यादव? विजय यादव खलीफा टोला का है। और शिक्षक बहाली पर बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षक बहाली में शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। नियमावली पर मोहर लग सकती है, अगली कैबिनेट में मोहर लग सकती है। नियमावली को लेकर इस साल अंत तक जारी हो सकता है विज्ञापन। पहले हाई और +2 स्कूल में बहाली होगी। एसटीटी अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाएगा। विज्ञापन जारी होने के 4 महीने के अंदर बहाली कराई जाएगी। हाई स्कूल की बहाली पूरी होने पर ही प्रारंभिक स्कूल की बहाली शुरू की जाएगी। तो शिक्षक बहाली पर यह बड़ा अपडेट सामने आ चुका है।
शिक्षा विभाग शिक्षक बहाली में जुटा हुआ है। नियमावली पर मोहर लग सकती है। अगली कैबिनेट में नियमावली को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। इस साल अंत तक विज्ञापन जारी किया जा सकता है। पहले हाई और +2 स्कूलों में बहाली होगी। एसटीटी अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाएगा। तो अगली कैबिनेट में इस पर मोहर लग सकती है। साल के अंत तक विज्ञापन भी आ सकता है। एसटीटी अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाएगा। विज्ञापन जारी होने के 4 महीने के अंदर बहाली होगी। हाई स्कूल की बहाली पूर्ण होने के बाद ही प्रारंभिक स्कूल की बहाली शुरू होगी। तो एक राहत भरी खबर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। शिक्षक बहाली में शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। नियमावली पर मोहर लग सकती है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अगली कैबिनेट में नियमावली को लेकर कोई बड़ा फैसला, नियमावली पर मोहर लग सकती है। इस साल के अंत तक विज्ञापन जारी हो सकता है। और हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, शिक्षक बहाली को लेकर अब शिक्षा विभाग रेस दिख रहा है। नियमावली पर अगले कैबिनेट में मोहर लग सकती है, क्या जानकारी आपके पास? हेलो रजनीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? बिल्कुल, देखिए शिक्षा विभाग पूरी तैयारी में है और कैबिनेट की जो बैठक होने वाली थी उस वक्त ये कहा गया था कि पिछले कैबिनेट में ही मोहर लगेगी। लेकिन जो छात्रों का आंदोलन हुआ है पटना के डाक बंगला चौराहा पर, उसके साथ साथ विधानसभा सत्र में लगातार जो प्रश्न पूछे गए हैं कि शिक्षक बहाली कब होगी, तो ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और नई नियमावली को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब जो अगले कैबिनेट है उसमें अब जो है इस पर मोहर लगेगी। साथ ही इसी साल के अंत तक जो है नियमावली मोहर लगते ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी तैयारी ये है कि पहले एस्टेट यानी हाई और +2 स्कूलों में जो है बहाली हो और अप्रैल तक टारगेट रखा गया है कि जो बहाली प्रक्रिया है उसको अप्रैल तक निपटा लिया जाए। तो कुल मिलाकर नए साल में जो है आवेदन लिए जाएंगे नए तरीके से, सेंट्रलाइज और ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिए जाएंगे, जिसको लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। और उसके बाद जब हाई और +2 में पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तब जो है प्रारंभिक स्कूलों में बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर आपको आरा से बताते चले, जहां पर छोटे भाई ने बड़े भाई का मर्डर किया है। जमीन विवाद को लेकर हत्या की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। लाठी डंडे से पीट कर हत्या की गई। रंजीत पासवान मृतक का नाम बताया जा रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो जमीन विवाद को लेकर बताते चले आपको, छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की है। लाठी डंडे से पीट कर हत्या की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। कहेला जमीन बेचाई रहे तो सब पैसा अपने भी रख ले, तो खाली कहला कि एगो तोर होई हमनी के ना होई। वही खेती कहता है कि कागज पत्र हम सब कहनी तो तोर ना होई हमार होई। वही खातिर रोड ओकर मेहरारू देला सिया वैसे मरल सके के रोड में गिर। बेगूसराय में संदिग्ध स्थिति में नाबालिग छात्रा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रा की मौत और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में भारी संख्या में ग्रामीण पुलिस के जवानों से उलझ गए और हिरासत में लिए गए शिक्षकों को छोड़ने का दबाव बनाने लगे। साथ ही आरोपी को फांसी देने की भी मांग कर रहे हैं। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फराडीह मध्य विद्यालय की है, जहां 12 दिसंबर को 8वीं की छात्रा का शव उसी के क्लासरूम में पंखे से लटकता हुआ मिला था और क्लासरूम में बोर्ड पर एक सुसाइड नोट लिखा मिला था। जबकि ग्रामीणों और परिजनों का सीधा आरोप है कि लड़की की हत्या कर उसके शव को लटकाया गया था। इस पूरे मामले में स्कूल की प्रिंसिपल कासमा कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस वहाँ से पिकअप किए हैं, उनकी जांच की जा रही है। इसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है 3 डॉक्टरों की टीम के द्वारा, जिसमें एक लेडी डॉक्टर भी थी। और इसमें तुरंत पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है बीरपुर पुलिस स्टेशन में और इसमें 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, उसकी जाँच हो रही है। इसके अलावा DSP हेडक्वार्टर और STPO सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। ये टीम लगातार इसमें अपनी जाँच कर रही है। और गोपालगंज में पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। सुबह कोचिंग और स्कूल जाने वाले छात्रों को सबसे अधिक परेशानी होती है। चौक चौराहों पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट होने की आशंका जाहिर की है। गोपालगंज से मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार।
गोपालगंज में पछुआ हवा ने एक बार फिर जो है कनकनी बढ़ा दी है। सुबह में जो लोग निकल रहे हैं कोचिंग के लिए या फिर पढ़ने के लिए और या फिर मॉर्निंग वॉक पर, उन्हें खासकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब लोग जो है चौक चौराहों पर अलाव का भी सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। ये गोपालगंज के पोस्ट ऑफिस चौक है जहाँ पर इस वक्त जो है अलाव का सहारा कुछ लोग ले रहे हैं। पढ़ने वाले अधिकतर स्टूडेंट भी दिख रहे हैं। कोचिंग के लिए आप लोग निकले हैं? जी हाँ। ठंड भी बढ़ रहा है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो होती है सुबह में या निकलने की, अब जरूरी है तो निकलना पड़ता है। कितनी परेशानी अब हो रही है ठंड में? ठंड में तो फिलहाल अभी उतना परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन ठंड आ चुका है। हम लोग तो सेफ्टी के साथ आते हैं बस से, और जितने भी स्टूडेंट है वो दूर से आते हैं, उनके लिए थोड़ा साइकिल से आते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम। कब ठंड भी बढ़ी है? हाँ, ठंडी बढ़ी है। क्या कहेंगे ठंड? सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को दिक्कत हो रही है स्कूल जाने में। उन लोग को टाइम, यही कहना है कि टाइम बढ़ा देने के लिए 10 बजे से, और अब टेम्परेचर अभी और गिरेगा लगता है। अलाव है जो लोगों के लिए एक सहारा बना हुआ है, लिहाजा मौसम विभाग जो है वो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी और ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और आइए अब देखते हैं आज बिहार झारखंड के 4 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। तो आप देखिए पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर रांची में मैक्सिमम 24 डिग्री, जमशेदपुर में मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। गया की बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पटना में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडिया।